वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का वीडियो सीरीज लेके आ गया हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग इनर्शिया और फोर्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि फोर्स को न्यूटन ने कैसे डिफाइन किया था, न्यूटन सर ने, और हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। तो चलो मूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी चैप्टर में आप ये सीखोगे कि कैसे फोर्सेस को शो किया जाता है, कैसे फोर्सेस को बैलेंस आउट किया जाता है और कैसे नेट इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा जाता है। तो अगर ये चैप्टर का एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आने वाले में है, आने वाले चैप्टरों में है, क्लास 12th में भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है। मैं जब जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया है तो ये फाइंड किया कि बच्चों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कतें आती है, जिसके चलते उनका बेसिक्स या फाउंडेशन फाउंडेशन वीक रह जाता है। सो यू नीड टू फोकस वेरी केयरफुली ऑन दिस चैप्टर। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे इक्वेशंस लिख रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। एंड देन वंस यू लर्न दिस चैप्टर वेरी वेल, देन यू कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा स्टार्ट हो जाता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और ये चैप्टर का बेसिक्स आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिलोसफर भी थे। एरिस्टोटल ने बोला a constant continuous force is required to keep a body moving in uniform motion। तो उन्होंने पहले 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही उन्होंने ये अपना एक लॉजिक दिया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो जरूर उसके पीछे में कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते जा रहा है। बट आगे जाके न्यूटन ने इसको गलत साबित कर दिया। तो यही चीज जो उन्होंने बोला कि बॉडी को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करना है तो फोर्स चाहिए। तो इसको एरिस्टोटल की फैलेसी बोलती है, फॉल बोलते हैं, एरिस्टोटल फैलेसी। ठीक है। दिस कॉज वाज फर्स्ट अंडरस्टूड लेट इन द लेट 1600 बाय आइजैक न्यूटन। उन्होंने लेट 1600 में, 1600 के एंड में आइजैक न्यूटन ने बताया कि नहीं, ये जो फिलोसफी एरिस्टोटल ने दिया ये गलत। any push or pull which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body is called force। तो आपने 9th 10th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी या 6 से ही स्टार्ट हो जाता है फोर्स। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बेसिक 6 क्लास का डेफिनेशन है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा डेफिनेशन भी चेंज करते जाता है और हम लोग सीखते हैं कि एनी पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। जरूरी नहीं है कि चेंज कर ही दे। अगर आप एक दीवार पे अगर पुश कर रहे हो, मान लो मैं ये बोर्ड है, इस पे पुश कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये बोर्ड पीछे डिस्प्लेस हो ही जाए। तो एनी पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। 3 चीज चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में जा सकता है। तीसरा, अगर ये दोनों में नहीं आ रहा तो बॉडी मूव कर रहा है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुश और पुल, एंड दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। हाँ है ना। अ फिजिकल कॉज विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो चलो ये बेसिक डेफिनेशन है, आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। तो फोर्स करता क्या क्या है। इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। वो स्पीड चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी जा रहा है, अचानक से उस पर फोर्स लगा, वो तेज चलने लग जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर कोई बॉडी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, आपने फोर्स लगा तो रुक जाएगा। तो इट में चेंज बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन। उससे पहले इट में ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी सीधा जा रहा है तो वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है। हम लोग मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में देखेंगे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्लास 12 में, ए चार्ज, अ मूविंग चार्ज कैन बी डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इट में चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन। ऐसा हो सकता है कि दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर जाए, तो ये चीज भी होती है। इट में चेंज द साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी। सुबह सुबह अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हो, ब्रशिंग करते हो, तो टूथपेस्ट को आप फोर्स दबा के उसका शेप एंड डायमेंशन चेंज कर देते हो। मम्मी रात में आटा सानती, आटा गूंथती है या डो बनाती है, तो डो को अगर हम प्रेस करते हो तो उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। वी हैव सीन डिफरेंट एग्जांपल्स जिसमें फोर्स लगा के हम या तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। कौन कौन से यूनिट में फोर्स को मेजर किया जाता है। जैसा यूनिट इज न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। एंड देन सीजीएस यूनिट इज डाइन। तो ये हिंदी वाली वर्ड डाइन चुड़ैल का बात नहीं हो रहा है। डाइन इज द मीन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स।
तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आप याद रख सकते हो। इसकी प्रूविंग मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में की है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो मैंने इसकी की हुई है, आप देख सकते हो जाके वहां पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। कैसे कर सकते हैं सर? तो फोर्स का डेफिनेशन या फॉर्मूला आने दो, उसके बाद हम इसको डिराइव कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स के पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे? तो 40 न्यूटन का पुल 37 डिग्री पे लग रहा है, तो इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल एट 37 डिग्री। उसके पास डायरेक्शन है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट आ सकता है, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ। तो फोर्स कितना हो जाएगा? कॉस 37 डिग्री, ऊपर में कितना आ जाएगा? फोर्स साइन 37 डिग्री। बातें समझ में आ रही है सर? अब 40 न्यूटन पुश अब ढकेल रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। इसका दो डायरेक्शन आ जाएगा, एक इधर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस 37 डिग्री, एक एफ साइन 37 डिग्री। हाँ या ना? डायरेक्शन देखो दोनों में, इधर डायरेक्शन इधर, इसमें डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन डज मैटर विद द फोर्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फोर्स पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो एक केस में हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, या रस्सी लगा के पुल कर रहे हैं। रस्सी लगा के आप पुल कर सकते हो, पुश कर रहे हैं, हम एक कार्ट व्हील को ढकेल रहे हैं एट एन एंगल, हम लोग पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे कैसे निकालते हैं। और these आर द कॉमन एग्जांपल्स थ्रू व्हिच वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी। और पुश और पुल से हम कोई बॉडी को ढकेलते हैं या खींचते हैं। चलिए नेक्स्ट, पुश एंड पुल एग्जांपल्स चलो देखते हैं क्या क्या है। तो पुश इज डिफाइंड एज दैट फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में था, हमने पुश फोर्स लगाया, पुश किया, बॉडी मूव करने लग जाता है। पुशिंग द ट्रॉली, पुशिंग ऑफ द कार व्हेन इट ब्रेक्स डाउन। जब गाड़ी बंद हो जाती है तो रोड पे हम लोग धक्का मारते हैं, उसको पुश करते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि एक जगह से साइड में ले जाए। तब मैकेनिक को बुला के उसको ठीक कराते हैं, या पुश करवा के हमें स्टार्ट करने की भी कोशिश करते हैं। पुशिंग द टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। घर में कभी कभी टेबल को एक जगह से दूसरी जगह पे पुश करना भी, मूव कराना भी पुश के थ्रू ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। The pull is defined as the force that is responsible for an object to move from the state of rest but in the opposite direction when compared to the push। तो पुल हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं, या पुल अगर हम खींच रहे हैं, तो जिधर हम फोर्स खींच रहे हैं, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं इधर, तो बॉडी पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो आप ध्यान दोगे, अगर कोई बॉडी पे रस्सी कनेक्टेड है और आदमी उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में इधर खींच रहा है, बॉडी इधर ही मूव करता है। कंपेयर टू द पुश, पुश में हम लोग जिधर फोर्स लगाते हैं, बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ बॉडी से अवे फोर्स लगा रहे हैं। तो पुश में ऐसे फोर्स लगता है और पुल में अवे लगता है। इसमें टुवर्ड्स द बॉडी होता है पुश वाला फोर्स, और पुल वाला फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी। दिस इज अवे फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए बोल रहा है अपोजिट है, अवे फ्रॉम बॉडी। और ये क्या होता है? ये टुवर्ड्स द बॉडी होता है, टुवर्ड्स द बॉडी। तो दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है? दोनों में बॉडी मूव ही करता है। पुलिंग द कर्टेन, ड्रैगिंग द बॉक्स, ओपनिंग द डोर, ये सब तरीका है। वेन एवर वी कंसिडर अ फोर्स इन ए गिवन सिनेरियो, जब हम लोग फोर्स को देखते हैं, इट एक्ट्स एज एन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम वी हैव। This is how we have introduced this topic from the basic, and it emphasizes on the fact that we have to be careful about the system chosen whenever we are leveling a force on an internal or as a external force। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ कुछ फोर्स को हमें ध्यान से लेबल करना पड़ता है। वो इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है, डिपेंड कर रहा है किसके बॉडीज के, दो बॉडीज के बीच में कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है और कैसे डिनोट किया जा रहा है। आप देखोगे जाके कि टेंशन कैन बिकम एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज टेंशन कैन बिकम इंटरनल फोर्स। तो दोनों तरीके के टेंशन को दोनों लेवल मिल सकता है। टेंशन फोर्स जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। वो चीज हम देखेंगे जब दो बॉडीज के बीच के फोर्सेस को डिनोट करेंगे कहाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। इस चीज को आप बेटर तरीके से समझोगे कब, आगे जाओगे जब एफबीडी समझोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। उसमें हम लोग फोर्स दिखाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का भी काम कर सकता है, जब उसको हम अकेले एग्जामिन करेंगे। और कभी कभी जब सिस्टम ऑफ बॉडीज को ले लेंगे तो वो फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाएगा।
वो कैंसिल आउट हो जाता है, वो इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, कैंसिल आउट हो जाता है। वो चीजें हम ध्यान से समझेंगे आगे। अभी आपको इस लाइन पे उतने सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मूव पर क्या है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है, ये टग ऑफ वॉर, आई थिंक टग ऑफ वॉर ये गेम कहलाता है, पता नहीं, रस्सी खींचना, टग ऑफ वॉर, शायद ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो अगर हम खींचेंगे तो दोनों में से अगर मान लो इधर साइड वाला आदमी लोग 10 न्यूटन लगा रहा है और इधर वाले साइड वाले आदमी लोग 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इधर साइड वाला आदमी का फोर्स ज्यादा, वो लोग पीछे चले जाएंगे, खींच लेंगे और ये लोग आगे गिर जाएंगे। तो बैलेंस्ड, और अगर मान लो दोनों तरफ से 10 और 10 लग रहा है तब बैलेंस्ड है। अगर एक तरफ से 10 लग रहा है, 5 लग रहा है, देन इट इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स के चलते ही बॉडी में मोशन आता है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी sum ups to be zero, then the force acting on the body is known as balance force। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए। अगर सारे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस का अगर नेट फोर्स जीरो कट जाए और नेट फोर्स जीरो आ जाए, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। लेट अस look at the some examples of balance forces and understand how the body's state of motion remains unaffected। तो अगर मान लो, कहने का मतलब, मैं अगर ध्यान दूं, अगर इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर फोर्स, ध्यान से देखो, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है और इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट बैलेंस फोर्स लग रहा है कि इस पॉइंट पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है? तो सर 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन उधर, नेट तो सर कट जाएगा, तो नेट इस पे कितना आ जाएगा, जीरो। तो इट इज ए बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस कब होगा, जब उधर 10 लगता है, इधर 8 लगता है, तो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तब वो पॉइंट आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है जिधर फोर्स ज्यादा बड़ा है, हाँ या ना? तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर किसी एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उस फोर्स का समेशन जीरो हो जाए, then net force on that body is zero and the force are said to be they are in balanced state। चलो आगे समझते हैं और क्या है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर फोर्स लग रहा है या बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट और वो उसका चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसका रेस्ट चेंज कर देते हैं, रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट से उसको मोशन में ले आते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन में ले आते हैं, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तब वो अनबैलेंस फोर्स ही कहलाता है, या अनबैलेंस फोर्स का ही ये काम है कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। प्रैक्टिकली एनीथिंग दैट मूव इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सर्शन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर जरूर एक अनबैलेंस फोर्स लगा होगा जो उसको डिस्प्लेस या मूव कराना चाह रहा है। इफ यू किक अ फुटबॉल एंड इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर किक करते हैं फुटबॉल को तो यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, हाँ या ना? तो उधर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, क्या कोई इधर से फोर्स लगा रहा है? नहीं लगा रहा है, तो ये बॉडी जंप कर जाएगा उधर, क्योंकि इस पे एक फोर्स अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। moves from one board place to another, it means that unbalanced troops are acting upon it। unbalanced force उस पे लगता है। The ball moves from one to place to another after it is kicked। अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी बॉल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। नाउ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आप लोगों ने 8, 9, 10 में ये सुना होगा या एग्जाम में लिखा होगा, न्यूटन स्टेट द 3 डिफरेंट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो कितने लॉज न्यूटन ने दिए थे, 3 लॉज, 3 लॉज दिए थे। क्या क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन सर ने 3 लॉ दिए और तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिक ऑफ फिजिक्स, फॉर द बेसिक ऑफ फिजिक्स। क्या क्या कहलाता है वो, सर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कितना कहलाता है, न्यूटन का 3 लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। हम लोग वन बाय वन करके इस न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोल रहा है ये, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है, देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। If a body is moving with a constant velocity, then it continues to move with a constant velocity until unless it is acted upon by some external force। इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आप स्पेस के बारे में सोचो।
तो अभी सुनीता विलियम्स गई थी स्पेस में, तो अगर मान लो स्पेस में हम फ्लोट कर रहे हैं, मैं एक रबर या पेंसिल को रख देता हूँ स्पेस, तो वो स्पेस में उसी जगह पे रहेगा अनलेस अनटिल हम उसके ऊपर में फोर्स लगाए। अगर मैं एक पेंसिल को स्पेस क्राफ्ट में छोड़ दूं तो वो वहीं रहेगा। अगर मैं उसको हल्का सा क्लिक कर देता हूँ, उस पर फोर्स लगा देता हूँ, वो जिंदगी भर फ्लोट करते रह जाएगा। अगर एक जिंदगी भर सीधा फ्लोट करते रह जाएगा। अगर एक बॉडी है जो जिंदगी भर फ्लोट कर रहा है ऐसे, तो वो जिंदगी भर उसी डायरेक्शन में करते रहेगा। और अगर हम इधर से ना एक बार मार दें, अगर हम इधर से एक बार मार देंगे तो फिर वो इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी स्पेस में रखा हुआ है जहां पे फोर्सेस नहीं है, ग्रेविटी फोर्स नहीं है और भी कोई अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं है, तो अगर वो स्पेस में रखा हुआ है जहां पे ग्रेविटी काम नहीं करता, तो जिंदगी भर वहीं रह जाएगा। इट विल नॉट मूव अनलेस अनटिल हम उस पर एक फोर्स लगा दें। एक बार फोर्स लगा देंगे तो जिंदगी भर उसी डायरेक्शन में मूव करता रह जाएगा। अगर हम उस पर दूसरे डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर दूसरे स्पीड से जाने लग जाएगा। या अगर इतना कस के लगाएंगे बस अपना डायरेक्शन मोड़ ले, तो उसी स्पीड से मुड़ जाएगा और जिंदगी भर अब इस डायरेक्शन में जाते रह जाएगा। तो कहने का मतलब इसको आप ज्यादा फील कहां कर सकते हो? ऐसी जगह जहां फोर्सेस नहीं है, खासतौर के स्पेस में जहां ग्रेविटी फोर्स भी नहीं काम करता। चलो क्या बोल रहा है? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखो, इनर्शिया सब में होता है, हम लोग के अंदर भी होता है। जनरली अगर ध्यान से एग्जांपल लो कि अगर बच्चे बचपन में सोते रहते हैं, तो वो जिंदगी भर सोते रहना चाहते हैं जब तक कि पापा का एक लात लाके नहीं लगता है बच्चे को। पापा आते एक लात मारते खींच के और बच्चा उठ जाता है, अरे पापा मैं उठ गया। तो जनरली जो सोया रहता है, जो हाइबरनेशन में रहता है, या जिसकी जो आदत रहती है, वो अपना आदत जल्दी चेंज नहीं करना चाहता है। अडेप्टिव नेचर रहता है, मतलब अडेप्ट जल्दी नहीं करना चाहता सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जब तक कि कोई फोर्स न लगे। तो कहने का मतलब, मैं अगर इधर मूव कर रहा हूं, मेरा जो आदत है, मैं बहुत लेजी हूं, मैं जिंदगी भर लेजी रहूंगा अनलेस अनटिल कोई मुझे कंपेल करे, मोटिवेट ना करे। समझ में आ रहा है? तो इंसान का ये फितरत होता है कि जो जैसा इन्वायरमेंट में रहता है वैसा ही मैं जिंदगी भर रहना चाहता है, चेंज नहीं लाना चाहता अपने अंदर। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से एक बॉडी में बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज। शुरुआत में किसी को भी तुम चेंज करना चाहो ना, जिसका जो आदत रहता है, जल्दी रेजिस्ट करता है, नहीं मुझे नहीं चेंज होना, वो जल्दी सुनते नहीं। बट आप कोशिश करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, एक समय आता है दे चेंज देमसेल्फ। तो जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रुका हुआ है तो वो जिंदगी भर रुका हुआ रहना चाहता है, अगर मूव कर रहा है तो वो जिंदगी भर मूव करते रहना चाहता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड दैट प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया। मास ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द बॉडीज इनर्शिया। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि मुझे मत छेड़ो, मुझे मत चेंज करो, मैं चेंज नहीं होना चाहता। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इनर्शिया, डज इट डिपेंड अपॉन एनीथिंग? यस, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द बॉडी इज इनर्शिया। आई थिंक एक ही लाइन को दो बार लिख दिया है। लार्जर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोर विल बी इट्स मास। मोर द मास, मोर द इनर्शिया, मोर द इनर्शिया, मोर द मास। सॉरी, तो समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा इनर्शिया जिसमें हम रेस्ट को अपना चेंज नहीं करना चाहते, हम रेस्ट में ही जिंदगी भर रहना चाहते हैं। तो इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कोई बॉडी अगर रेस्ट में, तो जिंदगी भर रेस्ट में रह जाएगा खुद से, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आके लगे। तो वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज करना चाहता। So it won't be able to change its state of rest unless until acted upon by some force. When we shake a branch of mango tree, the mangoes fall down. क्यों? तो अगर मैं ब्रांच को अगर इधर और इधर कर रहा हूं, तो ब्रांच तो इधर और इधर मूव कर रहा था, बट मैंगो अपने जगह पे। तो जब ब्रांच उधर जाता है तो मैंगो डिटैच हो जाता है। हाँ या ना? वो अपनी जगह पे ही रहना चाहता है और डिटैच हो जाता है, टूट के गिर जाता है। When a bus or a train suddenly starts suddenly, the passenger sitting or standing falls backward. हाँ या ना? तो यानी जब आप खड़े हैं, आपका पैर बस के बेसमेंट पे बेस से लगा हुआ है, मींस कनेक्टेड है। वंस द बस एक्सेलरेट्स और स्टार्ट, आपका पैर आगे चला जाता है, आपका पैर आगे चला जाता है और बॉडी या टॉर्सो जो होता है वो रेस्ट में ही रहने के चलते वो पीछे फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि पैर आपका आगे चला गया, शरीर आपका पीछे रह गया, फॉल डाउन हुआ। हाँ या ना? क्योंकि बॉडी में अपने आप मोशन कहां से आ जाएगा? तो सर पैर में मोशन कहां से आ गया? पैर में मोशन बस के बेस के चलते हैं, बस का बेस
आगे बढ़ेगा क्योंकि बस आगे मूव कर रहा है, तो जिसके चलते आपका शरीर पीछे लीन डाउन होगा। हाँ या ना? सो दिस इज ऑल ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा क्या, व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट्स ऑफ सडनली द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। चाहे हॉर्स हो या स्कूटी हो या बाइक हो या ट्रेन हो, अचानक से कोई गाड़ी झटका मार के आगे बढ़ता है तो आप पीछे फेंकाते हैं। ये आपने फील किया होगा बहुत आसानी से, स्कूटी पे, बस पे, ट्रेन पे, मीन्स बाइसाइकिल पे, इवन ये बाइक पे, सब चीज पे आपने फील किया होगा। तो ये चीज कॉमन है जो हम लोग फील करते हैं। ये सब एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि कहाँ फील कर सकते हैं। अ कॉइन placed on a cardboard and the cardboard is placed over a tumbler glass such that the coin is just above the mouth of the tumbler. Now if the cardboard is removed with a sudden jerk, the coin falls into the tumbler. ये एक्सपेरिमेंट तो आपने किया भी होगा। एक पेपर या कार्डबोर्ड ले लो, ग्लास के ऊपर रख दो, कार्डबोर्ड अचानक से खींच दो तो वो कॉइन वहीं रह जाएगा, नीचे गिर जाएगा और कार्डबोर्ड खींचा जाएगा। हाँ या ना? अचानक से कॉइन में अपने आप स्पीड कहाँ से आ जाएगी, आपने तुरंत उसको खींच दिया, जब तक कि उसके अंदर में चेंज आता तब तक कार्डबोर्ड जा चुका। द डस्ट पार्टिकल ऑफ ए ब्लैंकेट फॉल व्हेन इट इज बीटन विद अ स्टिक। तो यहाँ पे अगर मान लो ब्लैंकेट है, मैंने इसे मारा स्टिक से, तो ये झुक जाता है या नीचे हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स हवा में ही रह जाता है, तो वो अलग से दिख जाता है। यानी एक ब्लैंकेट को ले और ब्लैंकेट को मारे तो ब्लैंकेट पीछे चला जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं पे गिर जाएगा। हाँ या ना? डस्ट पार्टिकल तुरंत रेस्ट से मोशन में नहीं आ पाता। ये सब एग्जाम्पल किसके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। तो ये क्या, इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो वो अपना यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करना चाहता, इट इज दैट इनएबिलिटी टू चेंज। वो उसी मोशन में जिंदगी भर चलते रहना चाहता है। व्हेन ए बस और ए ट्रेन सडनली स्टॉप्स, द पैसेंजर सिटिंग ऑन इट लीन्स फॉरवर्ड, आगे झुक जाता है। क्यों? तो अगर कोई गाड़ी चल रही है तो मेरा शरीर, अब वो शुरुआत वाली कहानी नहीं है जो स्टार्ट हुआ, अब है कि गाड़ी चल रही है, आप सीट पे बैठे हुए हैं या आप खड़े हैं, तो आपका पूरा बॉडी भी धीरे 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 धीरे, मतलब जिस स्पीड से गाड़ी जा रहा है उस स्पीड से जा रहा है, क्योंकि आप उस बस में बहुत देर से बैठे हुए हैं। नाउ आपका पूरा बॉडी में अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से बस जा रहा है तो पूरे बॉडी का मोशन 20 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ। अचानक से बस ने ब्रेक मार दिया, तो बस का जो बेस है जिसपे आपका पैर कांटेक्ट में है, वो बेस तुरंत रुक गया, तो आपका पैर जो कांटेक्ट में था वो भी तुरंत रुक गया। बट ऊपर वाला टॉर्सो वो तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा था, तो वो आगे ऐसे बढ़ जाता है, इसीलिए आपको आगे की तरफ झटका फील होता है। हाँ या ना? तो पैर अचानक से स्टॉप हो गया, बॉडी टॉर्सो आगे जाना चाहे तो आप आगे गिरने के मीन्स तरफ चले, झुक जाते। A person who jumps out of the moving train may fall in the forward। अब देखो, ट्रेन अगर चल रही है तो ट्रेन अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और कोई आदमी जब प्लेटफॉर्म आ जाता है तो वो गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और वो गेट से जंप करने के रेडी पे रहता है, मीन्स तैयार रहता है। तो अगर वो पहला बार जंप कर रहा है, इफ ही हैज नॉट लर्न बाय सम एक्सपीरियंस, अगर वो पहला बार कर रहा है, तो अगर ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो काइनेमैटिक्स में हमने देखा है कि जब जो बॉडी चल रही होती है जिस स्पीड से, तो उस बॉडी से अगर कोई चीज डिटैच होता है, कोई चीज निकलता है, तो उसको भी वही वेलोसिटी मिलता है जो उस मूविंग बॉडी का। तो मान लो ट्रेन चल रहा है और मैं अचानक से कूदना चाहता हूँ, तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ट्रेन कितने से जा रहा था? 20 से जा रहा था, तो मेरे पूरे बॉडी को कितना स्पीड मिलेगा? 20। अचानक से मैं लैंड हुआ ग्राउंड, अरे बोलो, अचानक मैं कूदा, मैं जैसे ही कूदा, मेरा पैर जैसे ही लैंड किया तो मेरा पैर अचानक से ग्राउंड पे लैंड होता है और ग्राउंड रेस्ट में, तो मेरा पैर रेस्ट में आ जाएगा। बट मेरा बॉडी ऊपर वाला टॉर्सो के पास कितना स्पीड था? 20 मीटर था, तो मैं आगे फेंका जाऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि जब आप ट्रेन से कूदते हैं तो आप जैसे ही प्लेटफॉर्म पे लैंड करते हैं तो दौड़ने लग जाइए, क्योंकि आपका पैर भले रेस्ट में आ गया, आपका शरीर मोशन में था, तो अगर आपका शरीर आगे जाना चाहता तो अपने पैर को भी आगे लेके चले जाओ, दौड़ने लग जाओ, ताकि आप फॉल नहीं करोगे। बातें समझ में आ रही होंगी? तो ये कॉमन एग्जांपल्स है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है कि बॉडी में मोशन था, अचानक से रेस्ट दोगे, तुरंत रेस्ट में आना नहीं चाहता, गिर जाना चाहता, इसलिए गिरता है। A bowler runs with the ball before throwing it, so that its speed of running gets added to the speed of the ball at the time of the throw।
तो आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब आप देखते हो तो आप देखना मोस्टली फास्ट बॉलर सब ना रन अप लेके दौड़ के बॉल फेंकता है, क्योंकि जब आप रन अप लेके बॉल फेंकते हो ना तो आपके पास एक स्पीड है और आप अपना ताकत लगा के बॉल को रिलीज करते हो। तो जो स्पीड आपके बॉडी की रहती है वो बॉडी को तो बॉल को मिलता ही है, और बॉल को फोर्स आपने हाथ से लगाया तो डबल स्पीड मिलता है। तो आप अब खड़े होके हाथ से बॉल बॉल पे फोर्स लगा सकते हो तो एक स्पीड मिलेगा, बट दौड़ते हुए अगर लगाओगे ना तो जो स्पीड दौड़ने वाला वो भी इम्पार्ट हो जाता है उसके अंदर, तो उसको डबल स्पीड मिलता है। An athlete runs through a certain distance before taking a long jump. आपने देखा होगा, अगर आपने ओलंपिक्स देखा है तो एक लॉन्ग जंप वाला भी गेम होता है जिसमें एथलीट दौड़ते दौड़ते आता है और एक सैंड वाला एरिया होता है, उसके एज से कूदता है, लॉन्ग जंप लेता है पैर उठा के, और जहां लैंड करता है वो डिस्टेंस नापा जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो साइड में खड़ा हो जाए फिर जंप करे, तो ज्यादा दूर जंप नहीं कर पाएगा। वो दौड़ते 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 आता है और तब एक जंप लेता है, क्योंकि उसको स्पीड मिलता है और अपना ताकत लगाता है तो डबल स्पीड हो जाता है। तो अपना ताकत वो खड़ा होके लगाएगा तो छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, और दौड़ते हुए आएगा तो उसके पास एक वेलोसिटी रहती है जो उसको इम्पार्ट होगा तो बहुत दूर जाके गिरता है। बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना? Gets added to the velocity at the time of jump, hence he can jump over a largest distance. Hence हम लोग बोल सकते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा दूर तक वो डिस्टेंस कवर अप कर सकता है। A ball is thrown in the upward direction by a passenger. एक बॉल ऊपर फेंका जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा केस है, ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत अच्छा समझने वाला चीज है। इसको आप पॉज करके ना आप सोचो, उसका रीजन फाइंड करो। मैं प्लीज बोलूंगा आप इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को पढ़ो और देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आएगा तो वेरी गुड, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होपफुली आपने पॉज किया होगा, रीड किया होगा, सोच लिया होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। A ball is thrown in the upward direction by a passenger sitting in the train और फेंका है, ओके, देन द बॉल विल फॉल। तो बॉल कहाँ गिरेगा? पहला, अगर इफ द ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बॉल आपने फेंका और आप ट्रेन से आगे बढ़ गए, तो क्या आप सोच रहे हैं कि बॉल वहीं बॉल जूम करके रह जाएगा और आदमी आगे बढ़ जाएगा? क्या पीछे गिरना चाहिए? नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जब बॉल आप चल रहे हो ट्रेन में, आपके पास वही स्पीड है जो ट्रेन के पास। तो अगर ट्रेन 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो आपके पास भी कितनी स्पीड है? 80 मीटर की स्पीड है। आपने बॉल को जैसे ही ऊपर फेंका, इनिशियल डायरेक्शन में आपने, इनिशियल अपवर्ड डायरेक्शन में आपने कुछ वेलोसिटी दिया, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड दिया, बट आपकी बॉडी सामने के डायरेक्शन में स्पीड में थी, इसलिए बॉल को ऑटोमेटिकली एक सामने के डायरेक्शन में स्पीड मिल गया, और वो कितना? 80 मीटर पर सेकंड, जितना आपका स्पीड था। आपने दिया ऊपर बट उसको मिलता है सामने की तरफ भी, क्योंकि आपकी बॉडी भी स्पीड में। हाँ या ना? तो अब ऊपर जाके जितना देर में नीचे आएगा वो, दैट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट, इट विल बिकम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जितना देर में ऊपर से नीचे आएगा उतनी देर में वो आगे भी जाएगा, वो बॉल जूम करके ऐसे जाएगा। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज इक्वल टू स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन। तो जितनी देर में ऊपर से ये नीचे आया है उतना देर में रेंज कवर करेगा। रेंज इज व्हाट? डिस्टेंस इन एक्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना था? 80, और जितनी देर में गिरा है तो वो तो हम टाइम निकाल ही लेंगे वाई डायरेक्शन के मोशन से, यानी वो उतनी देर में उतना ही डिस्टेंस कवर अप करेगा जितने देर में पैसेंजर बैठा हुआ है और टी टाइम में वो आगे जाएगा। तो मान लो 10 सेकंड में बॉल ऊपर से नीचे गिरा, तो 10 सेकंड में पैसेंजर आगे कितना चला जाएगा? 80 मीटर पर सेकंड इंटू 10, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 80 इंटू 10 800 मीटर, तो बॉल भी 80 इंटू 10 800 मीटर आगे जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन के तौर पर। एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है, एक्सेलरेशन बॉल का वाई डायरेक्शन में, ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पैसेंजर पैसेंजर बैठा हुआ है। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, सॉरी बहुत गंदा है, ठीक है। ये यहाँ से बॉल को ऊपर फेंकता है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, और ना चाहते हुए भी इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिल जाती है? एक्स डायरेक्शन में कितनी मिल जाती है? 80 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन कितने से जा रहा है? 80 मीटर पर सेकंड, यानी नेट इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा? ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन बन के गिरेगा। तो जितनी देर में, मान लो कुछ सेकंड लगा, तो उतनी देर में आदमी भी यहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 मीटर पर सेकंड का डायरेक्शन इस आदमी के पास था जो इसको बॉल को इम्पार्ट हुआ था। तो जितने देर में ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा उतनी देर में आदमी भी आगे कवर अप हो जाएगा, एंड इट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
होपफुली यू आर गेटिंग इट, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या था? इफ द ट्रेन इज रिटार्डिंग, अब देखो, अब ट्रेन रिटार्ड हो रहा है तो तुम्हारा बॉडी भी रिटार्ड हो रहा है, यानी तुम्हारी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड थी, कुछ देर बाद 70, 60, 80, बट बॉल को इनिशियल डायरेक्शन में कितना मिला था एक्स में? 80, तो 10 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 80 इंटू 10, 800 मीटर। बट अगर ट्रेन रिटार्ड कर रहा है तो तुम धीरे होते जा रहा है, तो तुम धीरे हो जाओगे और बॉल जाके आगे गिरेगा, तो देखो बॉल कहाँ गिरेगा? अहेड ऑफ द पैसेंजर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर तुम एक्सिलरेट कर रहे हो तब 80 से 90, 90 से 100, तो तुम 10 सेकेंड में तुम्हारा डिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा, बॉल तो 800 मीटर ही करेगा, और तुम्हारी डिस्टेंस ज्यादा क्योंकि तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में ज्यादा होगा, बॉल कहीं पीछे ही रह जाएगा, तो इट विल फॉल बैकवर्ड ऑफ बिहाइंड द पैसेंजर अगर ट्रेन एक्सिलरेट कर रहा है। होपफुली तुमको ये चीज समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज व्हाट? तो बताओ ये क्या है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अगर आप स्पेस में जाके एक पेंसिल को आप मार दो, पेंसिल जिंदगी भर ऐसे चलते रहेगी, पेंसिल अपने आप से कर्व पाथ नहीं लेने वाला है। इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, इट विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड, सेम डायरेक्शन, अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ग्रेविटेशनल फोर्स ना है या कोई फोर्स उस पर ना लगे तो। So when a straight running car turns sharply, the passenger sitting in the car feels a radial outward force. ये आपने फील किया होगा कि अगर कोई बस चल रहा है, कोई कार चल रहा है, कार सडन एक स्टीप मींस कर्व लेता है, तेजी से, बहुत धीरे करके अगर कर्व नहीं लेगा, अगर तेजी से कर्व लेता है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो आपको एक बाहर की तरफ झटका फील होता है, आप लगता है बाहर फेंका जाओगे, तो आपको लगता है क्यों? तो स्यूडो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल नहीं। इसका कॉन्सेप्ट भी इनर्शिया नहीं दिया था कि आप अगर कार में बैठे हुए हो तो आपका पैर पैर कार से अटैच्ड, तो कार तो मुड़ रहा है तो पैर भी आपका मुड़ जाता, बट शरीर सीधा जाना चाहता है क्योंकि शरीर पहले सीधा जा रहा, टॉर्सो सीधा जा रहा था, और पैर आपका मुड़ गया तो आपको पैर इधर रह जाता, बॉडी इधर फेंकाता है। समझ में आ रहा है? पैर ऐसे मुड़ गया और बॉडी ऊपर सीधा रहना चाहता है, तो आपको एक बाहर की तरफ झटका फील होता है। बात समझ में आ रही है? तो दिस एक्सपीरियंस ऑफ बाहर की तरफ फोर्स और बाहर की तरफ एक ये क्या मिलता है आपको? रेडियली आउटवर्ड झटका टाइप मिलता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी का पैर तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया बट बॉडी का टॉर्सो चेंज नहीं किया, इट वाज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट ट्राइज टू कीप इटसेल्फ इन द मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। रोटेटिंग व्हील्स ऑफ व्हीकल थ्रो आउट मडगार्ड फिटेड ओवर द व्हील्स प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग। अब देखो, व्हील्स जो है मूव कर रहा है, उसमें जो कीचड़ चिपका हुआ वो सीधा मूव करना चाहता है, व्हील्स मुड़ जाता है सर्कुलर की तरफ, और ये क्या नाम है, मड मड सीधा फेंका जाता है, तो मड जाके सामने मड गार्ड लगा रहता है, जिससे मड उस पर जाके लगता है ताकि गाड़ी गंदा ना हो, और गाड़ी पर अगर जाके मड चिपकता रहेगा तो गाड़ी भारी हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसीलिए एक मड गार्ड लगा रहता है। जनरली वंस वी हैव कवर्ड सम डिस्टेंस, we take water jet and try to clean the mud guard, ताकि गाड़ी जितना ज्यादा भारी होते जाएगा, रस्ट लगेगा, मिट्टी लगेगा, गाड़ी भारी होगा, उसकी एफिशिएंसी खराब होगी। तो रोटेटिंग व्हील्स पे मड रोटेट नहीं करना चाहता, मड टेंजेंशियली भागना चाहता। ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा भी होगा कि हम रस्सी से एक स्टोन को घुमा रहे, रस्सी टूट जाए, अचानक से स्टोन टेंजेंशियली फेंका था। When a knife is pressed against a grinding stone, the spark produced move in a tangential direction. तो अगर एक चाकू को हम रोटेटिंग व्हील्स पर रख दे, उससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क टेंजेंशियली जाता है, ना कि सर्कुलर में। इट डज नॉट ट्राई टू चेंज, क्योंकि स्पार्क पे कोई सर्कुलर फोर्स नहीं लग रहा, सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा, वो टेंजेंशियली फीता है, बट व्हील्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसके चलते वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट स्पार्क जो पैदा हो रहा है उस पर कोई सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन क्यों ही करेगा? तो जिन बच्चों को अभी सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं पता है, बस एक लाइन याद रखना, सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, और उसका नाम है सेंट्रीपिटल। बस आंख बंद करके ये चीज याद रखो, अगर सर्कुलर मोशन होना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, दैट इज द सिंपल शॉर्ट टर्म। तो ये चीज था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर, अब आता है टर्म मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लीनियर मोमेंटम। द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज नोन एज
momentum of the body, is known as the momentum of the body. The total amount of motion, जितना मोशन उस बॉडी के अंदर में, तो इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, p वेक्टर से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला है जो एक बच्चे को क्लास 11th में सीखना होता है, याद करना होता है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज along the instantaneous velocity। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, वही ऊपर में लिखा हूं, या p is equal to m into v। The equation illustrates that momentum is directly proportional to object's mass and directly proportional to object's velocity। तो ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर उसका मास बढ़ता जा रहा है तो उसका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। The direction of the momentum vector is same as the direction of the velocity vector। ऐसा यूनिट क्या होता है सर? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए l t-1। ये भी बहुत इजी है, ये सिंपल बेसिक मोमेंटम टर्म है जो आगे आपको काम आने वाला है, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आज के दिन का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बताइए बच्चा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ 5 kg बॉल मूविंग वेस्टवर्ड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ध्यान से समझिए, एक बॉल है और वो वेस्टवर्ड जा रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से। बताइए क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम क्या होता है सर? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो सर मास कितना है बच्चा? मास कितना? 5 और वेलोसिटी कितना है? 2। तो 10 kg मीटर पर सेकेंड, बट डायरेक्शन भी बताना है वेस्टवर्ड। किधर? वेस्टवर्ड। जिधर बॉडी मूव कर रहा है वही डायरेक्शन किसका होगा? मोमेंटम। तो बॉडी का मोमेंटम इधर होगा। समझ में आ रहा है? एकदम लगेगा हैवी जम करके कोई चीज जा रहा है, तो मोमेंटम वेस्टवर्ड होगा, वही होगा जो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा? देखो, a block having mass इतना kg moving with a velocity, find the momentum। सर मोमेंटम क्या होता है सर? p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो सर मास कितना अपना? 2 और वेलोसिटी कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप। मैंने बोला था वेक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं देखा है उनको ये चीज नहीं समझ में आएगा, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्या होता है। प्लीज वॉच द वेक्टर सीरीज प्लीज, क्योंकि बिना वेक्टर के आप कोई चैप्टर नहीं समझ सकते, खास तौर की न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। 2 2 जा 4i कैप प्लस 2 3 जा 6j कैप। तो मेरा मोमेंटम वेक्टर आ गया है। मेरा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस मोमेंटम वेक्टर का? बताइए बच्चा। सर रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16 प्लस 36, आई थिंक रूट 52 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, सो इसमें कुछ था नहीं, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द चेंज इन मोमेंटम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? याद रखना, डेल्टा ऑफ एनीथिंग, चेंज ऑफ एनीथिंग, एक्स में मोमेंटम ही नहीं कुछ भी हो सकता है, इज नथिंग बट व्हाट? एक्स फाइनल वेक्टर माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर। हाँ या ना? एक्स फाइनल वेक्टर माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर। तो सर डेल्टा पी क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज एमबीएफ। तो डेल्टा पी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? बोलिए सर। तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो पी फाइनल वेक्टर अपना कितना हो जाएगा सर? एम वी फाइनल वेक्टर माइनस एम वी इनिशियल वेक्टर। बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन से पहले इससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करिए। बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे पास एक दीवार है, वॉल है, वॉल पे एक बॉल जा रहा है, एक बॉल इसकी तरफ जा रहा है, 1 kg की बॉल है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है
जा रहा है, 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 टकराया। टकराने के बाद वो इलास्टिकली मूव कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है और फिर लौट के ऐसे जा रहा है। तो v वेलोसिटी से टकराया और v वेलोसिटी से ही वापस लौट रहा है, इलास्टिक कोलिजन हुआ है। आगे जाके कोलिजन में पढ़िएगा, तीन प्रकार के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। वो ऑब्लिक और मीन्स डायरेक्ट ऑब्लिक और डायरेक्ट ऑब्लिक स्लाइस हेड ऑन प्लस ऑब्लिक कोलिजन, दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, उसके अंदर ही आते हैं। आपको अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल सा बात है, बॉडी v वेलोसिटी से आ रही थी, v वेलोसिटी से टकराई है, टकराने के बाद v वेलोसिटी से गई है, व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम। तो बच्चा बोलेगा सर पहले भी v था, बाद में भी v है, पहले भी 1 kg था, बाद में भी 1 kg है, जीरो। नहीं, गलत, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो बी केयरफुल। आपका अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए, आपको क्वेश्चन क्या दे देगा बोलो? क्वेश्चन दे देगा फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना, तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए तो? फाइनल वेलोसिटी सर मास m इंटू वी माइनस आई क्या बोल सकते हैं? फाइनली तो ऐसे जा रहा है, इनिशियली कैसे जा रहा था? माइनस एम वी इंटू आई क्या बोल सकते हैं? इनिशियली इधर जा रहा था, तो सर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस एम वी आई कैप, माइनस एम वी आई कैप इज इक्वल टू माइनस टू एम वी आई कैप। सर तो जो मेरा डेल्टा टी वेक्टर आ गया, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस हटा देंगे, टू एम वी हो जाएगा। आई कैप और माइनस हटा देंगे, माइनस आई कैप इज टेलिंग मी द डायरेक्शन। सर तो कितना आ जाएगा? टू इंटू वन इंटू वेलोसिटी कितना है? वी है, तो आ जाएगा टू वी। हाँ या ना? डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ। उसी पे बेसिस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग लगाओ, ये बोल रहा है। होपफुली यू विल पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एक बॉल 2 kg का हिट्स द वॉल with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड at an angle of 45 डिग्री with the horizontal। ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल। if the ball rebounds at 90 डिग्री to the direction of incidence, जिस डायरेक्शन पे आया उससे 90 डिग्री बना के निकलना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। तो ये अच्छी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। बॉडी के पास एक सामने की तरफ वेलोसिटी होगा और एक नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा, हाँ या ना? और जाते वक्त में बॉडी के पास इधर की तरफ वेलोसिटी होगा। अगर मेरा ऐसा वेलोसिटी है, उसको इधर हम रिजॉल्व कर सकते हैं और नीचे रिजॉल्व कर सकते हैं, और नीचे की तरफ। तो सर बॉडी पहले भी वाई डायरेक्शन में देखे तो पहले भी नीचे जा रहा था, बाद में भी नीचे जा रहा है। यानी इनिशियली बॉडी पहले ऐसे आ रहा था, उसका दो कंपोनेंट लिया गया, एक ऊपर वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन। तो पहले भी वाई में नीचे जा रहा था, बाद में भी वाई में नीचे जा रहा है। तो उसका तो इन वाई डायरेक्शन there is no change in the velocity, there is no change in momentum, हाँ या ना? बट एक्स डायरेक्शन में पहले ऐसे जा रहा था, टकराने के बाद वापस लौट रहा है। इन एक्स डायरेक्शन में हमको निकालना पड़ेगा। इन एक्स डायरेक्शन अभी हमने देखा था 2mv होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बोलो? सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, हाँ या ना? तो पी फाइनल कितना है सर? तो अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वेलोसिटी एंगल अगर थीटा बना रहा है तो एक्स की तरफ कितना हो जाएगा? पी वी कॉस थीटा। देखो वी कॉस थीटा दिया भी हुआ है। और जब ये देखोगे तो एंगल अगर 45 है, इधर की तरफ कितना हो जाएगा? एम वी साइन थीटा। अगर ये थीटा था तो 45 डिग्री में फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉस थीटा लो या साइन थीटा बराबर है। तो सर क्या हो जाएगा बोलो? एम इंटू वी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? कॉस थीटा, यहाँ दोनों एंगल थीटा थीटा है, फर्क नहीं पड़ता, एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप। कितना आ जाएगा सर? माइनस टू एम वी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। तो सर डेल्टा डेल्टा
पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2mv cos थीटा। तो सर 2 मास कितना दिया हुआ है सर 0.2 kg 0.2 इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड 25 इंटू cos 45 होता है 1/√2। हाँ है ना। तो अगर मैं यहाँ से 10 उड़ा दूं तो 2 2 जब 4 100/10 इज 10/√2 आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ, डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरफ। नेक्स्ट चलो करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताता है। न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए हम लोग मोमेंटम पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने तेजी से मोमेंटम चेंज किया, डिपेंड करता है कितना बड़ा फोर्स लगा। चेंज होना अलग चीज हुआ, कितनी जल्दी चेंज हुआ, दैट डिपेंड्स द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कितना जल्दी से अपना डायरेक्शन बदल दिया, कितना जल्दी से तेजी से बढ़ने लग गया, दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स बीइंग अप्लाइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, जो उस पर फोर्स लग रहा है। क्योंकि मोमेंटम कौन चेंज कर सकता है, फोर्स ही कर सकता है। यही न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया बोला कि जितना एक बॉडी अपना डायरेक्ट स्पीड में ही मूव करता रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं करेगा अगर फोर्स ना लगे। अगर रुका हुआ है तो मोमेंटम इनिशियली जीरो, फाइनली भी जीरो। अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 5 इंटू एम, 5m से ही जिंदगी भर जाता रहेगा मोमेंटम, और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। इस केस में बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ है, मास चेंज किया नहीं, स्पीड चेंज किया नहीं, बस बॉडी इधर जा रहा था इधर लौटने लग गया, तो डायरेक्शन चेंज के चलते मोमेंटम चेंज हुआ। तो मोमेंटम को चेंज करने वाला इकलौता शख्स है, दैट इज फोर्स। Force is directly proportional to rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं फोर्स नेट इज इक्वल टू dp बाई dt। p वेक्टर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा सर। अब थोड़ा सा देखो तो, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका दो फॉर्मूला बन सकता है, क्या फॉर्मूला, इफ, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बोलिए बच्चा, हाँ या ना। तो सर अगर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मास चेंज ना करे, तो सर फोर्स इज इक्वल टू मास बाहर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहां से क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज तक के फिजिक्स में हम हमेशा यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, सर वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाएगा। सर ऐसा भी होता है कि मास चेंज करता है तो मास को भी बाहर आ जाना चाहिए था, दोनों जीरो हो जाना, नहीं। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर मास आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये खास तौर पे हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रपल्सन में। इसमें पढ़ेंगे रॉकेट प्रपल्सन, रॉकेट प्रपल्सन, हाँ या ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूला आता है और ये दो फॉर्मूला ही आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर मास कांस्टेंट तो मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो v dm by dt। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द फोर्स। तो अगर p, अगर ध्यान से समझो, एक चीज बोर्ड है कि अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ है, मोमेंटम p वर्सेस t का ग्राफ है बच्चा, तो जब भी कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसका दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप और एरिया। स्लोप मुझे क्या दे देगा जरा ध्यान दो, तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। सर डेल्टा वाई यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये क्या होता है, ये फोर्स होता है, फोर्स एवरेज होता है। तो यानी एक पीटी ग्राफ का मुझे स्लोप क्या दे देगा, स्लोप मुझे क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। और अगर मैं एरिया निकालू तो एरिया क्या होगा बच्चा, दैट इज डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स। सर वाई मतलब है मोमेंटम, मोमेंटम इंटू टाइम, ये कुछ नहीं देता है, आपको रटने का जरूरत नहीं है। मोमेंटम इंटू टाइम कुछ नहीं देता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स देता है।
तो एरिया कुछ नहीं दे रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ, बट स्लोप मुझे क्या दे रहा है, स्लोप मुझे फोर्स दे रहा है। वही चीज आपको यहाँ नीचे बताया गया है कि स्लोप ऑफ द मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स द फोर्स एट दैट इंस्टेंट। अब क्योंकि कर्व का हर समय स्लोप चेंज करते रहता है, तो हर मोमेंट पे फोर्स अलग अलग आएगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन होता उसका स्लोप फिक्स होगा, उसका फोर्स भी फिक्स होगा। यही चीज कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। और ये चीज याद नहीं करनी होती है, समझनी होती है कि जब भी कोई ग्राफ देता है तो हमें एरिया और स्लोप निकाल के देखना चाहिए कि व्हाट डज इट कन्वे। हाँ या ना। नेक्स्ट, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। सर आपने बोला था फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो यहां से अगर टी इधर ले आए, फोर्स डॉट डी टी इज इक्वल टू डीपी। वाओ, ये एक फॉर्मूला तैयार होता है और इसी को इम्पल्स कहते हैं बच्चे। लेफ्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज एफ डॉट डी टी इज कॉल्ड इम्पल्स। वो लाता क्या है? इम्पल्स लाता क्या है? इम्पल्स लाता है चेंज इन मोमेंटम। इट ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम। इट ब्रिंग्स चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या लाता है? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एफ डॉट डी टी क्या लाता है? चेंज इन मोमेंटम। तो डेफिनेशन पूछे, व्हेन ए लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो डी एफ डॉट डी टी इज डी आई, एफ डॉट डी टी इज डी आई, और वो लाता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन और सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम भी तो आ रहा है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं फोर्स और सेकेंड को मल्टीप्लाई करके। इफ फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम टाइम t1 to t2, then integrating the above, what do we get? So means impulse is equal to integration of f dot dt, कहां से कहां तक सर? t1 से लेके t2 तक। ये भी फोर्स का डेफिनेशन है इम्पल्स का, बड़े इम्पल्स का, फ्रॉम t1 to t2 f dot dt। तो f dot dt इज वेरी लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। वो लाता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। याद रखना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस क्लास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस क्लास। इसको कुत्ता नड़िया की तरह रट जाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल है, इफ कांस्टेंट और एन एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, तो जब इम्पल्स इज इक्वल टू, ये हम लिखते हैं, उसमें फोर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या किया? फोर्स को बाहर निकाल दिया, फोर्स को बाहर निकाल के dt किया। ये चीज सब हम लोग इंटीग्रेशन में बेसिक मैथमेटिक्स में सीख चुके हैं। तो dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर आई एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होता है? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 4 इम्पल्स। तो ये चीज सब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके ज्यादा सीखेंगे, इसीलिए ये यहाँ दिया हुआ है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फोर्स अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। ये कब लिख सकते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट है। आया ना? फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फोर्स अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और इंटीग्रेट करके ही वैल्यू लाएगा। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक ही होगा फोर्स एंड इम्पल्स। तो हम कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस स्टेप ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, जो इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। होपफुली आपने बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर का वीडियो देख के ही ये देखने आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।